किसान, बदलते भारत की शान। इससे नहीं होगा, ऐसा होगा। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मोटे अनाज पर दे रही है खास जोर। श्री अन्न की खेती करने वाले किसानों से अब तक कर चुकी है 28,631 मीट्रिक टन ज्वार की खरीदी। 31 दिसंबर तक बाजरा और ज्वार की खरीद रहेगी जारी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता। वैज्ञानिकों ने 1.0 हेक्टेयर समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल किया विकसित। इस मॉडल से अनाज, सब्जी, फल, दाल, दूध, खाद्य तेल व अन्य कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ाने में मिलेगी मदद। वर्ष 2024-25 में खरीफ की अच्छी फसल और रबी की बुआई की अनुकूल परिस्थितियों से खाद्य महंगाई दर में आएगी कमी। मजबूत कृषि उत्पादन जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाने में होगा सहायक। राजधानी दिल्ली में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल की हो चुकी है शुरुआत। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में 500 तरह के फूड लेकर आए 300 स्ट्रीट फूड वेंडर्स। नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आज है आखिरी दिन। और खबरें अब विस्तार से। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की खबर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए मोटे अनाज श्री अन्न पर खास जोर दे रही है। प्रदेश सरकार श्री अन्न के किसानों को मालामाल भी कर रही है। खरीफ के सीजन में योगी सरकार ने ज्वार की खेती करने वाले किसानों से अब तक के लक्ष्य 20,000 मीट्रिक टन से अधिक 28,631 मीट्रिक टन ज्वार की खरीदी की है। सरकार प्रदेश में श्री अन्न की खरीदारी 31 दिसंबर तक करेगी। योगी सरकार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान और मोटे अनाजों की खरीद निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित कर रही है। मोटे अनाजों के अंतर्गत बाजरा ज्वार की खरीद जारी है। विभिन्न जिलों में बाजरा के लिए 306 और ज्वार के लिए 79 क्रय केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां पर किसान आसानी से अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं। सरकार अब तक 73,246 मीट्रिक टन बाजरा और 29,773 मीट्रिक टन ज्वार की खरीद कर चुकी है। इसके लिए सरकार किसानों को 200 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी कर चुकी है। वहीं धान की खरीद के लिए सरकार ने 4,323 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं, जहां पर 23 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हुई है। किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में संचालित अखिल भारतीय समन्वित कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना से विकसित 1.0 हेक्टेयर समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। इस मॉडल के अंतर्गत किसान एक साथ अलग अलग फसल, सब्जी, फल, पशुपालन, केचुआ खाद उत्पादन, मशरूम उत्पादन, बायोगैस आदि का कार्य कर सकते हैं। ये 1.0 हेक्टेयर मॉडल विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। इस मॉडल से देश की बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण व सुरक्षित भविष्य को मद्देनजर रखते हुए आगामी वर्षों के लिए अनाज, सब्जी, फल, दाल, दूध, खाद्य तेल व अन्य कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे किसान खेती के लिए उपलब्ध संसाधनों का पूरा इस्तेमाल भी कर पाएंगे। कृषि लागत में कमी आएगी और उत्पादन बढ़ेगा। ये कृषि मॉडल पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है और ये मॉडल किसानों को वर्ष भर आमदनी देने के साथ साथ खेत की उर्वरक शक्ति भी बढ़ाता है। अगली खबर। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थिर रहेगी। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान है। क्योरिज रेटिंग्स ने कहा है कि खरीफ की अच्छी फसल और रबी की बुआई के लिए अनुकूल परिस्थितियों के कारण खाद्य महंगाई दर में कमी आएगी।
मजबूत कृषि उत्पादन और सेवा क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाने में सहायक होगा। पिछले कुछ महीनों में खुदरा महंगाई सब्जियों को छोड़कर 4% से नीचे रही है। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 में औसत खुदरा महंगाई दर 4.8% और वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके 4.5% रहने का अनुमान है। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के खरगोन क्षेत्र में स्थित नर्मदालय संस्था द्वारा ग्रामीणों और किसानों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक अद्भुत प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्यमियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के लेपा पुनर्वास क्षेत्र में स्थित निमाण अभ्युदय संस्था नर्मदालय द्वारा ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको किसान अधिवेशन का नाम दिया गया। इस सम्मेलन में नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के युवा उद्यमियों ने उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर पर्यावरण के अनुकूल, दैनिक जीवन के लिए उपयोगी और सस्ते दामों में ही उपलब्ध होने वाली विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन किया। यहाँ रखा हुआ है, ये इसमें होल है, इसका मल्टीपल यूज हो सकता है। एक तो ये चूल्हे में जलाने के लिए है, इसमें अगर ये छोटा वाला बनाएंगे तो इसको हवन में या धूप जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बनाने के लिए हमने ये वाली मशीन यूज़ की है, और ये मशीन बिजली के बिना मतलब हाथ से चलेगी। इसमें जो भी हमारा एग्रीकल्चर का वेस्ट आता है या फसल काटने के बाद जो बचता है काड़ी कचरा, वो बारीक करके और इसमें गाय या भैंस के गोबर के साथ मिलाकर बनाया हुआ है। इस प्रदर्शनी में नागपुर की VNIT संस्था द्वारा गांव के किसानों के लिए बहुत ही किफायती आवश्यक कुछ औजार भी प्रदर्शित किए गए। हम लोगों ने एक छोटे छोटे इन्वेंशंस किए हैं, जैसे कुम्हारों के लिए लगने वाली एक टूल किट बनाई है, और फार्मर्स या आप किसानों को लगने वाली कुछ नीड बेस्ड औजारों को बनाया है हम लोगों ने, जो सस्ती भी है उनके लिए। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, काम आसानी से हो रहा है, फिनिश अच्छी आ रही है, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी वो ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। तो ये हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि जब वो उनको व्हील देते हैं विश्वकर्मा स्कीम के अंदर, तो इसके साथ ये पॉटरी किट भी उनको दी जाए। फिर कुछ किसानों को लगने वाले सहूलियत के हिसाब से औजारों को हम लोगों ने मॉडिफाई किया हुआ है। अगर आप ये देखोगे तो ये है गन्ने को काटने का और उसकी पत्ती निकालने के लिए बनाया हुआ औजार। एक ही औजार से दोनों काम होते हैं, आपका गन्ना भी कट जाएगा और आपकी पत्ती भी आसानी से उससे निकल जाएगी। आधे से ज़्यादा काम जो औरतें करती है या किसान करते हैं खेत में, वो बैठ के करते हैं, तो उनको पीठ के प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, तो बहुत जल्दी उनको प्रॉब्लम्स होना चालू होते हैं। तो आप देखोगे ये एक सिंपल सा घास कटर है, खड़े होके भी इससे आप इसका घास आसानी से काट सकते हो। एक साइकिल बनाई है जो इलेक्ट्रिक प्लस सोलर है, एंड ये स्मार्ट साइकिल है, मतलब इसकी जो चार्जिंग है वो सोलर से भी होंगी, बैटरी से भी होंगी एंड पैडलिंग से होंगी। वो नियरली 25 किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर एक कंप्लीट चार्ज पे जाती है, एंड इसकी जो स्पीड है 25 to 30 किलोमीटर पर आवर वो करती है। गांव में आयोजित किए जाने वाले इस प्रकार की प्रदर्शनियों के माध्यम से जहां एक ओर गांव का किसान सशक्त हो रहा है, तो वहीं शिक्षित युवाओं को प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रोजगार के साधन भी मिल रहे हैं। लता वशिष्ठ, DD न्यूज। राजधानी दिल्ली में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में 300 स्ट्रीट फूड वेंडर्स 500 तरह के फूड लेकर आए हैं। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस फूड फेस्टिवल का जायजा लिया हमारे संवाददाता कृष्ण निशाना ने। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शनिवार से 14वां नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल शुरू हो गया है। देश के सबसे बड़े स्ट्रीट फूड फेस्टिवल कहे जाने वाले इस फेस्टिवल में देश भर से 300 स्ट्रीट फूड वेंडर्स 500 से ज्यादा अलग अलग व्यंजन बना रहे हैं। इस बार स्ट्रीट फूड वेंडर्स की आजीविका को और समृद्ध करने के लिए नए प्रयास किए गए हैं। हम लोग 2009 से लगातार स्ट्रीट फूड फेस्टिवल करते आ रहे हैं और हर बार हम लोग 30% नए वेंडर्स को मौका देते हैं। इस साल हम लोगों ने करीब 25,000 वेंडर्स को ट्रेनिंग किया है पूरे देश में, हाइजीन पे, फूड सेफ्टी पे। उन्हीं में से हम लोग जो है इनको ले आए हैं, और इस बार जो आए हैं, इस बार से हम लोग एक
नासवी स्टार करके एक स्कीम, एक प्रक्रिया शुरू किए हैं, जिसमें जितने वेंडर्स को हम स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में लाएंगे उनको हम, जैसे मिशिगन स्टार होता है, मिचेलिन स्टार होता है, उसी ढंग से हम लोग नासवी स्टार देंगे और उनको हम लोग प्रमोट करेंगे। यहाँ मुंबई का वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसल पाव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो वहीं जड़ी बूटियों से तैयार आयुर्वेदिक शिकंजी का कहना ही क्या। यहाँ राजस्थानी टिक्कड़, तंदूरी चाय, लक्ष्मी नगर के मशहूर गोलगप्पे, कश्मीर की तंदूरी रोटी, कश्मीरी कुलचा और कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, पंजाब का तंदूरी मैजिक, बिहार के पकवान, गोवा की फिश कटलेट, हिमाचल में कुल्लू के मोमो के पापा सिड्डू भी सभी के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सारनाथ की टमाटर चाट, असम के स्ट्रीट वेंडर कोरियन कोर्न डॉग डिश लेकर आए हैं। अफगानिस्तान के खास व्यंजन भी यहाँ देखे जा सकते हैं। तिब्बत के मोमोज, नेपाल की सेल रोटी, आलू मिमी, गुवाहाटी असम से पीठा चिकन देखा जा सकता है। पटना के सिंगर चाय वाला गाना गाते गाते चाय पका रहे हैं। झारखंड के धुसका घुगनी, चिकन स्टीम पीठा, लेटो, पोडोम, रागी केक, गुजरात के सूरत से फाफड़ा, खावसा, रस्से वाला खमन, उत्तराखंड से आलू के गुटके, झिंगोरा की खीर, मिक्स और उड़द की दाल के पकौड़े, उत्तर प्रदेश के इटावा से रबड़ी और मावे वाला दूध भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तमिलनाडु का मसाला डोसा, पनीर डोसा, मैसूर डोसा और इडली सांभर, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से बम्बू चिकन, आदिवासी बम्बू बिरयानी और रेड चिली कबाब, पुरानी दिल्ली की फ्रूट आइसक्रीम, रोलर आइसक्रीम और त्रिपुरा के बुंगई ने भी यहाँ अपनी अलग पहचान दर्ज कराई है। इस 2 दिवसीय नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में देश भर से 300 स्ट्रीट फूड वेंडर्स 500 से ज़्यादा व्यंजनों को परोस रहे हैं। अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं तो चले आइए दिल्ली के नेहरू स्टेडियम। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कई दिनों से कोहरा और कपकपा देने वाली सर्दी का सितम जारी है। शहर के कई हिस्सों में कोहरे की हल्की चादर छाई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पहाड़ों से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण 20 दिसंबर तक दिल्ली NCR में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। सुबह और शाम को घने कोहरे का भी आभास हो सकता है। आज और रविवार को पश्चिम की दिशा से ठंडी हवा 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। इससे न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट आ सकती है, जो 2 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं सोमवार से हवा की गति कम हो सकती है, लेकिन अगले सप्ताह कड़ाके की ठंड की उम्मीद है, जिसमें न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कुछ इलाकों में 5 से 6 डिग्री के आसपास भी हो सकता है। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब की निर्यात पर नजर डालें तो अपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है।
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब के निर्यात की अगर बात करें तो ये 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। भारत की जलवायु सभी प्रकार के ताजे फलों की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत दुनिया में फलों की पैदावार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत में 112.62 मिलियन मीट्रिक टन फलों की पैदावार हुई है, जबकि साल 2023-24 के दौरान फलों की खेती का रकबा 7.04 मिलियन हेक्टेयर रहा था। वहीं बात मौसम्बी की करें तो भारत में मौसम्बी की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में की जाती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा कई और राज्यों में भी मौसम्बी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। मौसम्बी की खेती से किसानों की अच्छी कमाई होती है, क्योंकि भारतीय बाजार में मौसम्बी की मांग साल भर बनी रहती है और इसका दाम भी मंडियों में अच्छा मिलता है। वहीं बात मौसम्बी की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में मौसम्बी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर मौसम्बी की उपज 38,14,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मौसम्बी की पैदावार 39,46,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल मौसम्बी की पैदावार में 1,32,000 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर मौसम्बी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में कुल बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जो साल 2022-23 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 22.94 लाख टन कम है। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य गुजरात के किसान इस समय गेहूं की बुवाई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही यहां अगेती और समय से बोई गई फसलों में सिंचाई करें। यहीं इस समय शुष्क मौसम को देखते हुए अरहर की फसल में फली बनने की अवस्था में सिंचाई करें। उत्तरी गुजरात में गेहूं की फसल की उचित किस्मों का चयन करके देर से बुवाई करें। इसके अलावा यहां आलू में अगर संभव हो तो ड्रिप जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाएं। इसके साथ ही अरंडी और कपास में ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तरी गुजरात में ही तैयार कपास की चुनाई करें। वहीं उत्तरी सौराष्ट्र के किसान इस समय लहसुन को पत्ती झुलसा रोग से बचाने के लिए फसल में अधिक सिंचाई न करें। उत्तरी सौराष्ट्र में ही काबुली चने में फूल और फली बनते समय सिंचाई करें। इसके अलावा यहाँ गेहूं में सियाराई अवस्था में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ जीरे की बुवाई करें। वहीं दक्षिणी सौराष्ट्र में गेहूं में नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा सब्जियों के खेतों को खरपतवार मुक्त रखें और नियमित सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात में मौसम और मिट्टी को ध्यान में रखते हुए रबी फसलों में सिंचाई करें। इसके साथ ही खेतों में निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ गन्ने की रोपाई करें। यहीं इस समय केले में ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं दक्षिणी गुजरात के भारी बारिश वाले इलाके में सेम, चना और मूंग जैसी रब्बी दालों की बुवाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ अभी भिंडी की तुड़ाई करें।
दक्षिणी गुजरात के भारी बारिश वाले इलाके में ही 28 से 30 दिनों के हो चुके बैंगन और टमाटर के पौधों की रोपाई करें। उत्तर पश्चिम कच्छ की बात करें तो यहाँ अरंडी और कपास में उर्वरक की अतिरिक्त खुराक डालें। इसके अलावा यहाँ रब्बी सीजन की फसलों जैसे सौंफ और चने की बुवाई के लिए प्रति जमीन तैयार करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब जानते कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लौह पुरुष सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पोस्ट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में भाग लिया। पीएम मोदी ने कहा कि यदि प्रत्येक भारतीय अपने मूल कर्तव्यों का पालन करे तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोका जा सकता। भारत ने जमैका को लगभग 60 टन आपातकालीन चिकित्सा उपकरण, जनरेटर और अन्य उपयोगिताओं की एक नई खेप भेजी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोल्जरथॉन का आयोजन किया। तमिलनाडु के तिरुचि में तेज बारिश के कारण जलभराव की स्थिति देखने को मिली। सन्यासी परंपरा के सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े का जुलूस महाकुंभ से पहले प्रयागराज पहुंचा। उत्तर प्रदेश के संभल में जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हनुमान मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। संभल के दीपासराय में मिले शिव मंदिर में 46 साल के बाद आरती हुई। मंदिर में भक्तों ने भगवान शिव की आरती करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।